प्लीज। अब अगला जो पॉइंट है वो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये है कि टर्म की वैल्यू, राइट, जो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, इट्स लाइक इसका ना बिहेवियर ऐसा जाता है। और वो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है वैल्यू वाइज। मतलब हर एक टर्म की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक बीच में पीक आएगी, फिर वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, राइट। अब मैक्सिमम वैल्यू बीच में कहीं ना कहीं आएगी, ग्रेटेस्ट टर्म। तो इसी की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट। नेगेटिव अगर मान लो बीच में नेगेटिव साइन ऑल्टरनेट हो भी रहा है, दोनों में से मतलब एक टर्म क्या है, मतलब दोनों टर्म ऑपोजिट साइन की है। तो बीच में कभी ना कभी ग्रेटेस्ट टर्म आएगी, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू वाली टर्म होगी, या तो वो फर्स्ट वाली टर्म होगी या तो वो लास्ट वाली होगी। अब ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो बिहेवियर जो है ना वो इस तरीके से जाएगा कि T1 लेस देन T2 लेस देन इक्वल टू T3 लेस देन इक्वल टू T4 सो ऑन टिल लेस देन Tn लेस देन इक्वल टू, या Tr ले लो, लेस देन इक्वल टू Tr+1। एंड अब ये वाली जो टर्म है आगे बढ़ी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा Tr+2, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा Tr+3 प्लस, सॉरी, एंड सो ऑन सेम बिहेवियर चलेगा Tn तक। इस तरीके से चलेगा, मतलब बीच में कभी ना कभी टर्म आएगी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो अब इसकी ये वाली टर्म की पोजीशन निकालने के लिए, अब ये वाली पर्टिकुलर टर्म की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये इनइक्वालिटी लेके जाएंगे, दैट इज Tr इज लेस देन इक्वल टू Tr+1, या इसको नीचे ले जाओ, क्योंकि पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो इसको नीचे लेके जाओ, तो Tr+1 डिवाइडेड बाय Tr इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इस इनइक्वालिटी का लिमिटिंग केस ढूंढेंगे, मतलब बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती है। देखो 1 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा तो ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, ठीक है ना। इस इनइक्वालिटी में देखो ना, 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, T2 ग्रेटर देन इक्वल टू T1, तो ये आ जाएगा। फिर 2 पुट करोगे तो T3 ग्रेटर देन इक्वल टू T2, ऐसे फोन। तो इसका मतलब क्या वैल्यू है लास्ट वाली, जहां तक ये वैलिड है, वो वाली चीज मेरे को बताएगा कि मेरी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, आ, अब 1+x⁴n के अंदर हमने ये ढूंढा, Tr+1 डिवाइडेड बाई Tr। तो Tr+1 क्या जाएगा, NCr(x⁴r), ठीक है। Tr क्या जाएगा, अब देखो Tr के लिए हम क्या करेंगे, -1+1, तो ये जाएगा r, ठीक है ना, क्योंकि हमें समथिंग +1 की फॉर्म में चाहिए होता है। तो r-1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, NCr-1 x⁴r-1, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, देखो ये कटा तो इधर आ जाएगा x, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो इधर आ जाएगा मोड। क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग है ना, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, तो नेगेटिव वाली चीज केस हो सकती है, तो वो क्या आएगी, x ही आ सकता है। तो देखो अब n⁴, r⁴, n-r⁴, n⁴, इसका r-1 ऊपर जाएगा, एंड दिस माइनस दिस क्या, n-r+1 इंटू x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इसके साथ कटा, यहां से r आया बाहर, एड यहां से n-r+1 आएगा, ये इसके साथ कटा, तो मेरा बचा n-r+1 डिवाइडेड बाय r इंटू x मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x मोड क्रॉस मल्टीप्लाई होके, चलो इधर ही रहने दो, ठीक है, ऐसे, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो r को इधर लेके गए, अपने को r ढूंढना है ना, पोजीशन ढूंढनी है, राइट। अब देखो x मोड इंटू क्या आ जाएगा, n+1 माइनस r इंटू एक्स मोड, वो उधर चला जाएगा, प्लस r,
तो आर एक्स मोड प्लस वन, ये आ जाएगा एक्स मोड इंटू एन प्लस वन, ये नीचे गया तो आर इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स मोड इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स मोड प्लस वन। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ x प्लस वाई की पावर n वाली टर्म भी है मान लो, तो हम क्या करेंगे, पहले x कॉमन ले लो। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा भी है, मैंने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है ये किसके लिए करके दिया है, मैंने इसके लिए 1 प्लस एक्स बार एन के लिए करके दिया, हाँ है ना, राइट। तो 1 प्लस एक्स बार एन वाली के लिए डिराइव करने के लिए इसका मतलब ये है कि हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक्स यहां से कॉमन ले लो, तो एक्स की पावर एन 1 प्लस वाई बाय एक्स की पावर एन, ये बन जाएगा। अब देखो इसकी एक्सपेंशन में जो भी टर्म आएंगी वो सारी की सारी एक्स की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई होंगी ना। तो अगर ये सारी की सारी टर्म्स एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई होंगी तो मतलब इनमें से जो बड़ी है छोटी है वही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी टर्म एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसलिए हमने इसके अंदर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके अंदर से बनाया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो सकती है। तो अब इस इनइक्वालिटी का जो लिमिटिंग केस आएगा वो हमारा आंसर है। अब देखो दो चीजें हैं, एक r is less than equal to some integer and r is less than equal to some non integer, राइट। मतलब इस पूरी चीज को सोल्व करके कोई इंटीजर आ सकता है या फिर इंटीजर नहीं आ सकता, राइट। दो ही चीजें हो सकती है। मान लो सबसे पहला केस, अगर वो नॉन इंटीग्रल है, लेस देन इक्वल टू लेट्स से 5.5 आया, प्रॉब्लम है, राइट। जैसे मान लो r इज लेस देन इक्वल टू 5.5 आया, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर 5.5 से छोटे हैं यानी कि 5 तक ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये वैलिड है। मतलब इसके लिए क्या होगा, t1 इज लेस देन इक्वल टू तो आएगा नहीं अभी, है ना, इक्वालिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसकी इक्वालिटी एग्जिस्ट कहां पे कर रही है, इक्वल टू 5.5 पे, एंड 5.5 इज नॉट इंटीजर, मतलब टर्म्स बराबर नहीं हो सकती, इनइक्वालिटी रहेगी। तो t1 इज लेस देन t2 लेस देन t3 लेस देन t4 लेस देन t5 लेस देन t6, यहां तक आएगा क्योंकि r की वैल्यू 5 तक जा रही है ना, तो r की वैल्यू इधर 5 तक जाएगी तो t6 ग्रेटर देन t5 तो आएगा ही आएगा, राइट, ये आएगा। अब इसके बाद उल्टा चल देगा ऐसे ऐसे करके, तो मतलब ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगी, r+1 वाली। तो इन दिस केस अगर ये आया तो ग्रेटेस्ट टर्म पोजीशन इज r+, ये समझे। बाय द वे r+1 का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले r की वैल्यू क्या होगी, उसका इंटीजर, उसका GIF, राइट, समझ रहे हो ना। 5.5 का GIF 5 आएगा, फिर वो 5 पुट यहाँ पे पुट करके जो आएगा सिक्स्थ टर्म वो सबसे बड़ी वाली टर्म होगी। तो इसका मतलब यह r+1 का मतलब क्या है कि r का जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आई उसका GIF करना पड़ेगा, उसके अंदर +1 करना पड़ेगा, तब जाके आएगा हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब ये सोचो कि अगर कोई इंटीजर ही आ गया तो r इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि लेस देन के लिए तो इनइक्वालिटी रहेगी रहेगी, लेकिन इक्वालिटी कहां पे आएगी, 5 पे। इक्वालिटी कहां पे आएगी, 5 पे। 5 पे इक्वालिटी का मतलब ये है कि भैया जब मैं इधर 5 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो भी ट्रू है। मतलब इन दैट केस वो वाली जो बीच वाली दो टर्म्स हैं TR एंड TR+, वो दोनों की दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है, एंड उन दोनों की वैल्यू बराबर है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे तो ये दोनों इक्वालिटी आ जाएगी ना इंटीजर पे, किसी इंटीजर पे इक्वालिटी आ रही है। इंटीजर पे इक्वालिटी आने का मतलब ये है कि कोई इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इक्वालिटी लेके जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाएगा। देखो जरा इधर ये वाला डाउट अगर आ रहा है ना, इधर देखो, अगर इधर इक्वल टू हो गया अज्यूम करो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इधर इक्वल टू होने का मतलब इधर इक्वल टू इधर इक्वल टू इधर 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 इक्वल टू, मतलब आर की वैल्यू क्या, इक्वालिटी अगर लेके जाओगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, या तो इंटीग्रल या तो नॉन इंटीग्रल। अगर आर की वैल्यू नॉन इंटीग्रल आई मतलब कोई भी इंटीजर इसको सेटिस्फाई, इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि कोई भी दो टर्म्स बराबर नहीं हो सकती। और अगर इधर इक्वालिटी आ गया कोई इंटीजर के बराबर तो मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर इंटीजर है जिसके लिए भैया वो दोनों बराबर हो सकते हैं, तो मतलब न्यूमेरिकली दोनों की दोनों टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। इसलिए बोलो कि अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में इंटीजर आ गया
तो मतलब वो पर्टिकुलर इंटीजर के लिए भैया पुट करोगे तो वो दो टर्म्स जो आएंगी rth टर्म एंड r प्लस वन टर्म, वो दोनों की दोनों क्या होंगी, न्यूमेरिकली इक्वल होंगी। तो इन दिस केस हमारा क्या जाएगा, tr एंड tr प्लस वन, ये दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर। ये चीज क्लियर हुआ? तो हमें ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। r इज लेस देन इक्वल टू x मोड इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय x मोड प्लस वन। अब ये पहले एक बार कुछ नोट करना कर लो, मैं एग्जांपल देता हूं इसके बाद, ठीक है, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग से देखो उधर क्या लिख रखा है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, प्लीज एक बार रीड कर लो। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, तो वो इसकी बात कर रहा है इन जनरल, जो मैंने पहले बताया था x प्लस y की पावर n। तो उसने क्या किया, उसके अंदर से x की पावर n कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म कॉमन लेके उसको क्या बना दिया, y प्लस सॉरी 1 प्लस a बाय x की पावर n की फॉर्म में बना दिया। तो बेसिकली जो उसका a बाय x है, हमारा यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला के अंदर x, ये समझे, कर वही भी वही रहा है। अब आगे देयरफॉर x की पावर n, उसने क्या बोला, सिंस x की पावर n हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइज एवरी टर्म, सो इट इज सफिशिएंट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द लेटर एक्सप्रेशन। मतलब हम इसी के अंदर ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन अगर हमने फाइंड कर ली, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n जो कॉमन लेके आया है वो तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही बताया मैंने, राइट। अब नेक्स्ट, अब उसके अंदर उसने क्या किया, एक rth टर्म ली, एक tr प्लस वन टर्म ली, ठीक है। तो उनको डिवाइड करके टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर करके उसने सिंप्लीफाई कर लिया, वो आ गया एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू ए बाई एक्स। जो इसका ए बाई एक्स है वो हमारा क्या है, एक्स, राइट। अब ध्यान से देखो इधर क्या है, टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर, ये करके क्या है, ये पूरी की पूरी चीज ध्यान से देखो क्या आई थी, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू ए बाई आर, ए बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये इनइक्वालिटी है उसकी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब वहां से उसने आर की वैल्यू क्या निकाल ली, आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स बाय ए का मोड प्लस वन। अब वहां पे ए बाय एक्स के अंदर अगर एक्स डालोगे तो एग्जैक्टली हमारा वाला फॉर्मूला, ये वाला चीज बन जाएगा, एग्जैक्टली ये चीज बनेगी। और इसके बाद उसने क्या बोला, ये समझे, ए बाय एक्स पुट करके वही बनेगा, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में लास्ट वाली चीज देखो, आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या लिख रखा है, एक्स बाय ए बाय एक्स नहीं है, एक्स बाय लिख रखा है। वो किसको, वो ए बाय एक्स है, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर वन प्लस ए बाय एक्स की सीधे, तो अगर हम ए बाय एक्स को टी लेके जा रहे हैं तो उसका लास्ट एक्सप्रेशन में वो क्या आ जाएगा, वन बाय टी का मोड, एलसीएम लेके वन प्लस टी का मोड और टी मोड ऊपर भी जाएगा तो यही बन जाएगा, एग्जैक्टली ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिखा है, सारी के सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद, एन एंड एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद वो बोल रहा है कि हमारे पास क्या आएगा, आर इज लेस देन इक्वल टू एम प्लस एफ या आर इज लेस देन इक्वल टू एम, मतलब एम उस वो इंटीजर लेके जा रहा है, एम आर एफ फ्रैक्शन लेके जा रहा है। अब वो दोनों केसेस क्या बोल रहा है कि आर इज लेस देन इक्वल टू एक इंटीजर आ जाए या फिर आर इज लेस देन इक्वल टू नॉन इंटीजर आ जाए, ये दो केसेस आ गए। अब आगे क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट केस कि जब वो नॉन इंटीजर है, राइट, तो कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म होगी, टी एम प्लस वन, और एम क्या है उसका, इंटीजर पार्ट, इंटीजर का पार्ट का मतलब जीआईएफ। तो इसलिए उसने बोला कि उसके केस में लार्जेस्ट पोजीशन क्या आएगी, बॉक्स अपना जीआईएफ प्लस वन, राइट। अगले केस में उसने क्या बोला कि टीएम एंड टीएम प्लस वन वाली जो टर्म होंगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी, ग्रेटेस्ट होंगी एंड दोनों की दोनों बराबर होंगी। ये चीज हमने इधर डिराइव की, मैं इसलिए बोलो ये सारा का सारा उधर मैंने लिख रखा है, प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है, क्लियर हुआ, राइट। तो ये फॉर्मूला मेन है जो तुम्हें याद रखना है। ऑनलाइन क्लियर है, यस न्यूमेरिकली करना ना, तो साइन हटाना, तो इसलिए ये जो किया हमने इसका मोड कर दिया भाई, ये टर्म की वैल्यू निकाली हमने, इसका मोड कर दिया, इसका मोड कर दिया ना, तो मोड जो है वो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, तो एक्स मोड के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए मोड आ गया सिर्फ एक्स पे। हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, साइन वाइन नहीं हमें चाहिए, साइन वाइन तो ऑल्टरनेट टॉगल करता रहेगा तो उसका नहीं कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमने मोड की बात कर रहे हैं, ये चीज होगी। अब आगे एग्जांपल देखो जरा,
प्लीज अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसका जो लिख रखा है, फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 5x की पावर 11 व्हेन x इज 1/5। ठीक है, अब देखो r इज लेस देन इक्वल टू, सबसे पहले इसको 1 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या कॉमन लेंगे, 3 की पावर 11, क्या बन जाएगा 1 माइनस 5/3 x की पावर 11। अब इसकी बात करेंगे क्योंकि 3 की पावर 11 तो फाइनली सबके साथ मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, है ना। तो r इज लेस देन इक्वल टू x mod इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई x mod प्लस वन। तो r इज लेस देन इक्वल टू, अब x mod क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेगा ना। तो अच्छा, उसके अंदर 1/5 भी पुट कराना बाद में, तो 1/5 पुट कराने के बाद ये 1/5 इंटू 5 कटेगा, बचेगा -1/3। -1/3 का मोड क्या हो जाएगा, इंटू n+1, n+1 क्या आ जाएगा, पावर प्लस वन, तो 11 प्लस वन 12 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस वन, ये 3 3 कटा, तो r इज लेस देन इक्वल टू हो गया 4 12 के साथ कट के 3। तो इसका मतलब है इक्वालिटी आ गई इंटीजर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टी आर एंड टी आर प्लस वन यानी कि 3 पुट करके क्या आ जाएगा, T3 एंड T4, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे और ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ये समझे, ध्यान से देखो आगे क्या लिख रखा है उसने, द ग्रेटेस्ट टर्म्स आर T2+1 यानी कि T3 एंड T3+1 दैट इज T4। तो T3 एंड T4 हमारी न्यूमेरिकली सबसे बड़ी टर्म आ गई, ये समझे, राइट। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, यही क्वेश्चन है, ऐसे पहली बात तो ग्राफ तो है नहीं है सच, एक दो तीन कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है ना, वन पे बनेगा, टू पे कुछ पॉइंट आएगा, टू पे कुछ पॉइंट आएगा, थ्री पे कुछ पॉइंट आएगा, फोर पे कुछ पॉइंट आएगा, कंटिन्यूस ग्राफ तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, बट उन दोनों को जो हाइट को ज्वाइन करोगे हॉरिजॉन्टल बनेगा, वो है। अब ये देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो मैंने 3 - 5x की पावर लेट से 13 कर दिया, फॉर x इक्वल टू सेम 1/5। अब क्या आएगा, 3 की पावर 13 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस बार 13। अब इसके अंदर से ढूंढेंगे, अब इसके अंदर से क्या जाएगा अपना, r इज लेस देन इक्वल टू x का मोड इंटू n+1 डिवाइडेड बाय x मोड प्लस वन। तो r इज लेस देन इक्वल टू x का मोड, इसका मोड करके पहले 1/5 पुट करके 5 5 कटा, तो -1/3 का मोड 1/3। अब n+1 क्या जाएगा, 13 + 1 14 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1 3 3 कटा, तो r इज लेस देन इक्वल टू आ गया 14/4, तो कट के क्या आ जाएगा 3.5। तो अब नॉन इंटीजर आ गया, राइट, यानी कि 3 तक ये वैलिड है, राइट। तो T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4, यानी कि 3 जब मैं पुट करूंगा TR लेस देन इक्वल टू TR+1 में, तो सेटिस्फाई करेगा। तो 3 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, T3 लेस देन T4। अब इक्वालिटी है, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, T5 ग्रेटर देन T6, उल्टी चल पड़ेगी। तो इन दैट केस T4 वुड बी द हाईएस्ट वैल्यू। अब T4 कैसे पता चलेगा, जो भी इधर वैल्यू है उसका क्या करेंगे, GIF प्लस। आई होप क्लियर हुआ दोनों, श्योर। अब वो वाली पोजीशन आ गई, वो पोजीशन की वैल्यू निकाल दो, तो वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है, श्योर। यही वो उसके अंदर लिख रखा है। अगला क्वेश्चन एक बार रीड करो जो आगे लिख रखा है। मेरे को करना पड़ेगा जल्दी यार, करना पड़ेगा मेरे को।
वो बोल रहे इसकी वैल्यू n है, राइट। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, राइट। तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसी का बॉक्स होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसी का बॉक्स होगा, प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट होगा, राइट। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो n माइनस, वो तो है ये x माइनस एक्स बॉक्स जो होता है, राइट, ये आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट वो दे रहा है, एंड वो बोल रहा है कि अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n इंटू कैपिटल F की वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी। ये समझे, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको डिफाइन करने के लिए ये एक पर्टिकुलर तरीका होता है, राइट, इसको अप्रोच करने का। क्या, जो तुम्हें देर कहा होता है ना, एग्जैक्टली उसका नेगेटिव वाला लेके साथ में चलो। नेगेटिव दे रखा तो साथ में पॉजिटिव वाला लेके चलो, ठीक है। तब देखो इसका नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा, 6 माइनस रूट, सॉरी 6√6 माइनस 14 की पावर 2n+। अब ध्यान से देखना, √6 इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 होता है, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, तो 2.45 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो 6 इंटू 2.45 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 टू द 12 एंड 14.7 ऐसा कुछ आ जाएगा। -14 करोगे तो कुछ फ्रैक्शन आएगा, और यार फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, और कम होती है। मतलब कहने का मतलब एट द एंड ये जो चीज है ये क्या है, एक फ्रैक्शन ही है। लेट्स से दैट इज स्मॉल f, हाँ है ना। एट द एंड ये वाली जो चीज है वो क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये चीज क्लियर हुई। वही चीज उधर उसने डिफाइन की सबसे पहले, क्या कि स्मॉल f को क्या ले लिया उसने, 6√6 माइनस 14 की पावर 2n-1, जहां पे वो क्या बोला कि जो स्मॉल f है वो क्या है, वो 0 to 1 के बीच का एक फ्रैक्शन है, और ये हमेशा ऐसा होगा ही होगा। ये चीज क्लियर हुआ। उसी का नेगेटिव लिया, जो पॉजिटिव दे रखा है उसी का नेगेटिव लिया, और कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन में मेंशन है ना, उसी का नेगेटिव लिया, बस बात खत्म। और वो हमेशा फ्रैक्शन आएगा ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड किया हमने, तो ऐड करके क्या है, ठीक है, बॉक्स एन प्लस एफ प्लस कैपिटल एफ, और दैट इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। अब ध्यान से देखो ये क्या जाएगा, 2n+1c0 क्या जाएगा, 6√6 की पावर 2n+1, इसकी पावर 0 होगा अभी, प्लस 2n+1c1 6√6 की पावर 2n, और अगले की पावर 1 हो जाएगा, तो दैट इज 14 की पावर 1 एंड सो on जाएगा। एंड ये जो है दूसरा वाला, इसका एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, जहां जहां पे इसकी पावर ओड आएगा वहां वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, और कहां कहां पे ओड आएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाली में, जहां पे 1 आएगा 3 आएगा सो on। तो वो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो नेगेटिव वाली टर्म्स कट के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाली टर्म्स का ट्वाइस, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2n+1c0 6√6 की पावर 2n+1, अच्छा, प्लस 2n+1c2 6√6 की पावर 2n। अब 2 आगे जाना है तो क्या आ जाएगा इधर, -1 एंड 14 की पावर क्या आ जाएगा 2, एंड सो on चलता रहेगा। ये समझ में आया, श्योर। इसको ये अप्रोच है, उसको ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, नहीं ये अप्रोच है, क्वेश्चन की अप्रोच में क्लियर कर दूं कि जो भी दिया होता है उसका नेगेटिव वाला साथ में कंसीडर करना होता है, एंड नेगेटिव वाला हमेशा फ्रैक्शन आएगा। ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया ही पॉजिटिव होगा ताकि नेगेटिव वाला उसका फ्रैक्शन आए, क्योंकि फ्रैक्शन नेगेटिव वाला ही आ सकता है, पॉजिटिव वाला फ्रैक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे वो 0 to 1 नहीं होगा, नेगेटिव वाला 0 to 1 हो सकता है जब उनका सब्ट्रैक्ट करोगे, अदरवाइज 0 to 1 के बीच में हो नहीं सकता। तो इसलिए बोलो कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इधर मैंने कोई टाइप नहीं लिखी, इधर सिर्फ एग्जांपल लिख दिया मैंने, ऐसे एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये काफी बार दिखता है क्वेश्चन, इसलिए ये वाली पर्टिकुलर टाइप को इंट्रोड्यूस कराना था। अब इसके अंदर भी क्या किया उन्होंने, दोनों को ऐड किया, सॉरी इन्होंने एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट किया, मैं वही चीज इधर सोच रहा। देखो देखो देखो, इनको अगर ऐड करेंगे तो इसकी पावर क्या बचेगा, ऑड, इसकी पावर ऑड, तो रूट नहीं हटेगा,
ये समझ रहे हो? लेकिन अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगी टर्म, और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो ट्वाइस बचेगा वो क्या बचेगा? वो इन वाली टर्म्स का बचेगा, 2n+1 c1, 6√6 की पावर क्या हो जाएगा? 2n, एंड 14 की पावर 1। फिर अगला 2n+1 c3, 6√6 की पावर, और -2 कर लो तो क्या आ जाएगा? 2n-2 एंड 14 की पावर 3, एंड सो ऑन। देखो इससे फायदा क्या होगा? ये जो टर्म है ये तो इंटीजर ही आएंगी, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग है। ये 14 की पावर कुछ जा रहा है, ये इंटीजर आएगा, और यहाँ पे जो इरेशनैलिटी आ रहा है वो भी हट जाएगा, क्योंकि √6 का पावर इवन हो रहा है, √6 की पावर इवन हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्या आएगा? एक इंटीजर। ये समझे? ये सारा का सारा क्या आएगा? एक इंटीजर। वो इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज क्या आएगी? इवन इंटीजर। जो कैपिटल एन का बॉक्स प्लस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ है, ये चीज क्या आएगी? एक इवन इंटीजर आएगी। इसको एग्री करते हो? पक्का अक्षय? पक्का? इवन लाने के, बेसिकली इरेशनैलिटी को खत्म करने के। ठीक है। अच्छा, अब दोनों को ऐड किया ना, तो जो टर्म कटी बाकी का ट्वाइस हो गया ना। ये क्लियर है? श्योर? अच्छा, अब ध्यान से एक चीज को चेक करो, ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो भैया कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। तो यहां से ये पता चला कि कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ जो होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। अब ध्यान से देखो, कैपिटल एफ जो है वो लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉल एफ लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मैंने माइनस किया, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एफ ग्रेटर देन -1, और -1 लेस देन माइनस एफ लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ माइनस एफ लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेस देन, क्योंकि दोनों तरफ इक्वालिटी नहीं है, तो लेस देन क्या आ जाएगा? 1, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? -1। यानी कि कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ जो है वो -1 to 1 के बीच में इक्वालिटी नहीं है, तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर होता है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ जो है, द ओनली केस पॉसिबल इज 0, दैट इज कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। ये दोनों के दोनों बराबर है। मतलब जो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, उसका एक्चुअली में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है? वो ये है, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, ये आएगा, ये आ गया। श्योर? तो वैल्यू किसकी निकालनी है? कैपिटल एन इंटू एफ की, आया ना? अब कैपिटल एन क्या है अपना? कैपिटल एन तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, तो क्या आ जाएगा? 6√6 प्लस 14 की पावर इंटू कैपिटल एफ। तो देखो कैपिटल एफ जो है वो तो स्मॉल एफ के बराबर है, तो वो आ जाएगा ये। तो दोनों की पावर कंबाइन करके अंदर क्या रहेगा? दिस इंटू दिस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 216 माइनस 14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर तो 20, तो 20 की पावर 2n+1, दैट इज आंसर। ये लिख रखा है बिल्कुल। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन का अप्रोच समझो क्या है। हमने क्यों कैपिटल एफ एंड क्यों स्मॉल एफ लिया? एट द एंड ये जो चीज हम लेके जा रहे हैं, इसको प्रूव करें कि यही ओरिजिनल स्टेटमेंट का क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। हमने वही चीज को इक्वल प्रूव किया। ठीक है, एक बार देखो जरा अगला पॉइंट, देखो क्या है? सम रिजल्ट्स ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इनके अलावा भी और रिजल्ट्स हैं, या इन जनरल अगर कोई आ जाए निकालने की, वैल्यू निकालने के लिए, तो उनको कैसे निकालते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे जो लिख रखा है ना, ध्यान से देखना, x प्लस
ठीक है, बायनॉमिनल एक्सप्रेशन आ गई। अब इसके अंदर मेरे को ये चाहिए, मतलब बाकी नहीं होने चाहिए, यानी कि बाकी क्या बन जाने चाहिए, वन। तो मैंने एक्स और वाई दोनों को वन वन पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, टू की पावर एन दैट इज एन सी जीरो, ये सारा वन, ये सारा वन, तो प्लस एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री एंड सो ऑन टिल एन सी एन। तो सारे के सारे बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स का सम क्या होता है, टू की पावर एन। ये क्लियर हुआ, वही सबसे पहले लिख रखा है। एन सी वो एन नहीं लिख रखा ना, तो सी जीरो, सी टू, सी थ्री, सो टिल सी एन क्या दे रखा है, टू की पावर एन। ये क्लियर है, ठीक है। अब अगला देखो जरा, इसी के अंदर मेरे को अगर ओड और इवन को अलग अलग करना है, राइट, तो मैंने क्या किया, एक्स को वन, वाई को माइनस वन पुट किया। अब एक्स को वन एंड वाई को माइनस वन पुट किया, तो यहाँ पे वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे जहां जहां पे वाई की वैल्यू, वाई की पावर इवन है वो तो प्लस हो जाएगा, जहां जहां पे वाई की पावर ओड है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आएगा, तो पॉजिटिव वाली टर्म को अलग कर दिया, दैट इज एन से जीरो, एन से टू, एन से फोर एंड सो ऑन। एंड जो इवन ओड वाली थी वो उनको इधर ले आओ, तो एन सी वन, एन सी टू थ्री, एन सी फाइव एंड सो। तो क्या आ रहा है, और टर्म्स का कोएफिशिएंट्स, बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स, इवन वाले बायनॉमिनल कोएफिशिएंट, ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, और इन दोनों का सम क्या है, टू की पावर एन। ये चीज समझ रहे हो, इन्हीं दोनों का सम क्या दे रखा है, टू की पावर एन, और ये दोनों बराबर आ रही है। तो अगर ये दोनों बराबर आ रही है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो हाफ करके क्या आ जाएगा, टू की पावर एन डिवाइडेड बाय टू, तो टू की पावर एन माइनस। ये सोचो, दो चीजों का सम अगर कुछ दे रखा है और वो दोनों वैल्यू बराबर है, तो इंडिविजुअली उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। तो टू की पावर एन डिवाइडेड बाय टू, तो टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। तो ये अगली स्टेटमेंट दे रखी है, सी नोट, सी टू, सी फोर, सो ऑन, दैट इज इक्वल टू सी वन, सी थ्री, सी फाइव, सो ऑन, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, टू की पावर एन माइनस वन। क्या हुआ, माइनस वन पुट कर, एक्स को वन, वाई को माइनस वन पुट कर, ये क्या बन जाएगा, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर माइनस एन सी फाइव एंड सो ऑन, राइट। तो ये वाली चीजें इधर ही रखी है ना, नेगेटिव वाली उस तरह गया, तो ये आ गया, और उनकी वैल्यू हाफ हो गई। ये क्लियर है अभी, श्योर। हम्म, हाँ लिखना पड़ेगा, बट जरूरी नहीं है, कई बार नहीं भी दिया होता, इट्स ओके, वो एन नहीं होता, ठीक है ना, सी नोट का मतलब एन सी नोट ही है, ठीक है। अब अगली वाली जो दो चीजें हैं ना, वो कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, उसके लिए हमें कुछ टाइप्स है जो देखनी है, ठीक है। ये सीरीज ऑफ बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स होता है, ठीक है, बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स की सीरीज होती है, ठीक है। लिखो जरा टाइप वन, बायनॉमिनल कोएफिशिएंट सीरीज लिख लो। तो या तो प्लस वन या तो माइनस वन होगा, तो इसलिए तो प्लस माइनस आ रहा है ना, इसलिए तो आ रहा है। ठीक है, लिखो टाइप वन, टाइप वन, term containing r is present in the numerator. Term containing r is present in the numerator. Term containing r is present in the numerator. ठीक है, इसके आगे लिखो इसका मेथड, यूज r into ncr is equal to n minus 1 cr minus 1. ठीक है,
अब ये क्या चीज है पहले ये समझ लो, और फिर ये क्या टाइप है फिर वो समझो। ठीक है, देखो ये क्या चीज है, आर, इधर क्या आएगा एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, इधर से एन अगर मैं बाहर लूंगा तो इधर क्या आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, आर बाहर लिया तो क्या आएगा, अब दोनों से माइनस वन क्या है, लेकिन दोनों का सब्ट्रैक्शन अभी भी यही रहेगा क्योंकि दोनों का माइनस वन कट जाएगा। तो यहाँ पे आर आर कटा तो बचा एन, और ये जो चीज है ये बन जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसलिए ये इसके बराबर हो। ये समझे अब? ठीक है, अब ध्यान से इसको याद रखने का तरीका क्या, एन सी आर के अंदर से मैं एन और आर दोनों के दोनों यहां पे ले सकता हूं, तो याद आएगा एन बाय आर, और इधर बचेगा दोनों का माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन सी आर माइनस। ये टेक्निक होती है इसको याद रखने की, और ये आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ तो ये बन गया हमारा ये। तो याद रखने के लिए प्रॉपर्टी हमें यही याद रखनी क्या, कि एन सी आर अगर है, एन न्यूमरेटर में आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या बचेगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये बचेगा। ये क्लियर है? ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अब इसको यूज करेंगे, पहले क्वेश्चन देखो किस टाइप का आ सकता है। देखो वो बोला इस सीरीज का सम निकालो। सीरीज क्या है, एनसी नॉट के साथ वन, एनसी वन के साथ टू, एक एक एडिशन होके आ रहा है, तो इसलिए जनरल टर्म के अंदर क्या आएगा एनसीएन, और आगे क्या आ जाएगा एन प्लस वन, सॉरी जनरल टर्म लास्ट टर्म। अब इसके जनरल टर्म क्या जाएगी आर की फॉर्म में, क्या आ जाएगा आर प्लस वन एन सी आर, एंड इसी का समीशन हो रहा है, आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से लेके एन तक। ये समझे? तो अगर जनरल टर्म के अंदर, अब ध्यान से देखो टाइप क्या थी, द टर्म कंटेनिंग आर इज प्रेजेंट इन द, तो देखो ये चीज देखो, इसकी जनरल टर्म के अंदर जो आर वाली टर्म है वो कहां पे है, न्यूमरेटर में, तो ये वो टाइप है। अब इस आर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या करता है, देखो जब इसको मैंने ये लिखा तो आर बचा क्या एन, आर तो गया, एन बचा, तो एन तो कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है आर, जनरल जो उसकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे वेरी कर रही है, आर खत्म हो गया, उसके बाद हम समीशन इजीली लगा सकते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आर प्लस वन को नहीं हटा सकता क्योंकि एन आगे आएगा आर नीचे आएगा, तो आर प्लस वन और आर कैंसिल नहीं हो पाएगा, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो आर एनसीआर प्लस एनसीआर, एनसीआर इंटू आर ये आ गया, एनसीआर इंटू वन ये आ गया। अब देखो इधर आर ये, और आगे क्या आ जाएगा एन बाय आर प्लस एनसीआर, ये आर आर कटा तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस सी एनसीआर। अब ये क्लियर है? अब इसका समीशन करेंगे। अब समीशन किसके ऊपर लग रहा है, आर के ऊपर, एन तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली आ जाएगा एन समीशन एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस समीशन एनसीआर। अब मेरे को ये बताओ एनसीआर का समीशन का मतलब क्या होगा, एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस वन एनसीएन, क्या वैल्यू उसकी टू की पावर एन, तो ये बन गया टू की पावर एन, यहाँ पे एन आ गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखो जब मैं जीरो पुट नहीं कर सकता नेगेटिव हो जाएगा, वन पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी टू, सो ऑन टिल क्या जाएगा एन माइनस वन सी एन माइनस वन, तो एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सो ऑन टिल एन सी एन की वैल्यू टू की पावर एन है, तो एन माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी वन सो ऑन एन माइनस वन सी एन माइनस वन की वैल्यू क्या जाएगी टू की पावर, तो यहाँ पे आ गया टू की पावर एन माइनस वन। अब टू की पावर एन माइनस वन कॉमन लो, क्या बचेगा एन, इधर बचेगा टू, तो ये आंसर आ गया। तो इस पूरी सीरीज का आंसर आएगा ये समझे क्या किया, श्योर, पक्का क्लियर हुआ, अप्रोच क्लियर हुई, ये नोट करो। यहीं पे ये माइनस हो जाता, ये प्लस, ये माइनस, मतलब ऑल्टरनेट टर्म पहुंचे, ऑल्टरनेट टर्म नेगेटिव हो जाती। तो अब जनरल टर्म के अंदर क्या आता है, देखो जब सी के नीचे वन है तो नेगेटिव आएगा, मतलब जब आर ओड है तो नेगेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा साथ में अब माइनस वन की पावर आर, आर 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 के अकॉर्डिंगली हो रहा है ना, तो माइनस वन की पावर आर भी साथ में आएगा, राइट। ये सारा सेम चलेगा, बस साथ में क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर आर माइनस वन की पावर आर, ये सारा साथ में चलेगा। तो इधर भी क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर आर माइनस वन की पावर आर, ये सारा साथ में चलेगा।
तो इधर -1 की पावर r, -1 की पावर r। अब मेरे को ये बताओ, जब इसी के अंदर हम x को 1 एंड y को -1 पुट करते थे तो क्या आ जाता था? ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन। तो क्या आ जाता था? ये 0। तो कहने का मतलब यह है कि -1 की पावर r एंड सी r का समीशन क्या होता है? 0। तो मतलब ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, तो इन दैट केस आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इन दैट केस इस पूरी की पूरी सीरीज का आंसर क्या जाएगा अपना? 0। तो अगर साइन ऑल्टरनेट हो रहा है तो इन दैट केस सीरीज का आंसर क्या जाएगा? 0। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये भी नोट कर लो। टाइप 2 में लिखो, व्हेन द टर्म कंटेनिंग r इज इन द डिनोमिनेटर। टर्म containing r is in the denominator। टर्म कंटेनिंग r is in the denominator। अब इसको करने के लिए मेथड लिखो। अब जैसे ये एनसीआर डिवाइडेड बाय r+1, राइट? अब इसको हैंडल करना, टर्म कंटेनिंग r इज इन द डिनोमिनेटर, r को खत्म करना है। तो r को खत्म करने के लिए अब देखो मैंने क्या किया, n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब ये मिलके देखो, अगर n और r नीचे आ सकता है तो ये ऊपर भी तो जा सकता है। तो जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये n+1 c, और इधर बचेगा 1/n+1। इस चीज को हम यूज करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर से r जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट? फिर हम समीशन लेंगे, क्योंकि ये तो समीशन के बाहर आ जाएगा, ये तो n है। तो जैसे n समीशन के बाहर आएगा समीशन कर देंगे, बात खत्म। ठीक है? एग्जांपल, ये ठीक है। जनरल टर्म क्या आ जाएगी? 25CR, और नीचे क्या है? r+1। और r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 25 तक, आए ना? तो अब इसको हमने क्या लिखा? n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन जाएगा अपना 1/n+1। n+1 क्या हो जाएगा? 25+1, दैट इज 26CR+1, और इधर n+1 क्या है? 26। इसका समीशन आ जाएगा, ये समझे? n+1 इज 26 ना, तो इसलिए मैंने 26 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 26 इधर चला जाएगा, r+1 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 26 बाहर आया, तो समीशन 26CR+1। r की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 1 से लेकर 26, तो ये बन जाएगा 1/26। क्या बन जाएगा? 26C2, 26C3 एंड सो ऑन टिल 26C26, ये बन जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, 26C0, 26C1 एंड 26C2 प्लस ऑन टिल 26C26, इन सबका सम क्या होता है? 2 की पावर 26। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आंसर आएगा हमारा? 1/26 इंटू ये सारी सीरीज का सम, और सारी सीरीज का सम क्या आ रहा है? 2 की पावर 26 माइनस 26C0 माइनस 26C1, डन। ये आया सीरीज का सम। क्लियर हुआ? हैंडल कैसे करना क्लियर हुआ? कैसे? उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं ना। यहाँ पे नीचे जो आर रखा है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे नहीं ला रहे। तो ध्यान से देखो यार, n+1 CR+1, ठीक है? इसको क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाय n+1 है, उल्टा ले लो। जब इसको नीचे लाओगे n+1, इधर क्या बन जाएगा? n, इधर डिवाइडेड बाय r+1, और इधर क्या बन जाएगा? CR, और ऑलरेडी n+1 था, तो ये कटेगा ना, तो NCR डिवाइडेड बाय r+1 बचा ना, तो इसको ये लिखा ना, वही तो लिखा होगा। और आपने ये सोचते सोचते सब मिस कर दिया, नोट करो, कर चुके हो।